दोस्तों नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। दोस्तों ये मुहावरा हमारे समाज में काफ़ी प्रचलित है। अक्सर ये बात कही जाती है कि समय निकल जाने पर यदि आप प्रायश्चित करते हैं तो उसका कोई लाभ नहीं, उससे कोई फायदा होने वाला नहीं। ठीक वही स्थिति इस वक्त में हमारे देश की है। हमारे देश में लोग मर रहे हैं, चारों तरफ शोर शराबा है। हर कोई इस भय के साथ जीने को मजबूर है कि यदि उसे कोरोना संक्रमण हो गया, वो व्यक्ति कोरोना की चपेट में आ गया, यदि उसके परिवार का कोई सदस्य कोरोना की चपेट में आ गया तो क्या होगा। क्या उसे इलाज मिल पाएगा, क्या अस्पताल उसे इलाज दे पाएगा। यदि आपको अस्पताल की हालत समझनी है तो आपको इलाहाबाद उच्च न्यायालय का निर्णय पढ़ना होगा, उसे समझना होगा, कहीं ना कहीं उसका विश्लेषण करना होगा, उसकी विवेचना करनी होगी। दोस्तों सरकारें, चाहे कोई भी सरकार हो, हमेशा ये दिखाने का प्रयास करती है कि जो सरकार काम कर रही है वो पर्याप्त है और सरकार कहीं ना कहीं सही दिशा में जा रही है। लेकिन जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो निर्णय दिया कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो बड़े शहर हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं लॉकडाउन पर सरकार को विचार करना चाहिए। खासतौर पर इलाहाबाद, लखनऊ और वाराणसी जैसे शहरों में यदि स्थिति देखी जाए तो काफ़ी भयावह वहाँ पर मंजर है। स्थिति ये हो चुकी है कि जैसा कि आप सभी देख भी रहे हैं कि शमशान घाट पर लोग इस इंतजार में हैं कि कब उनका नंबर आए और वो अपने मृतक परिजनों का अंतिम संस्कार कर सके। ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं हो पा रही है, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है। दोस्तों ये स्थिति है। और इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के तमाम बड़े बड़े नेता कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं, तमाम अधिकारी इस वायरस की चपेट में आ रहे हैं, तो आखिर सवाल ये उठता है, जैसा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी अपने फैसले में कहा कि हमारी स्थिति ऐसी हो चुकी है कि हम केवल 10% लोगों को ही इलाज मुहैया करा सकते हैं। प्रदेश के अंदर वो व्यवस्था नहीं है कि 10% से अधिक लोगों को हम इलाज मुहैया कराएं। और ख़ासतौर पर यदि ग्रामीण भारत का जिक्र किया जाए, जिस तरीके से ग्रामीण भारत की ओर भी अब ये महामारी रुख कर रही है, कहीं ना कहीं ये और भी अधिक चिंता का विषय है। दोस्तों हमारे देश में 1,500 से ऊपर मौत का आंकड़ा आ गया है। यानी कि एक दिन में 1,500 लोगों की जाने चले जाना, ये कोई छोटी बात नहीं है, ये कोई साधारण बात नहीं है। 1,500 परिवार बर्बाद हो रहे हैं और ये तो एक सरकारी आंकड़ा है और सरकारी आंकड़ों की हकीकत आप सभी जानते ही हैं। और जो केस है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, एक दिन में 2.5 लाख के आंकड़े को यदि पार कर जाए तो वास्तव में सिस्टम की लाचारी हमारे सामने आती है, सिस्टम की बदहाली का पता चलता है। इसके साथ पता चलता है उस जनता की बदतमीजी का, उस जनता की लापरवाही का जो मास्क नहीं लगाती, जो बसों में भी ऐसे ही सब सफ़र करती है और दूसरों को भी कोरोना संक्रमण के चपेट में लेती है। दोस्तों हमारे देश में ऐसे लोगों की भरमार है जो खुद तो सुरक्षित रहना नहीं चाहते, लेकिन अपने साथ में वो दूसरों को भी बीमार करना चाहते हैं। क्योंकि हमारे देश में व्यक्ति कोई भी कार्य अकेला नहीं कर सकता, उसे सहयोग की आवश्यकता होती है और बीमारी में भी ऐसा ही किया जा रहा है। हम खुद तो बीमार है ही, हम दूसरों को भी बीमार करेंगे, क्योंकि हम भारतीय नागरिक हैं और हमारी यही पहचान है। दोस्तों हमारे देश के अंदर कोरोना वायरस, यदि मार्च की बात की जाए तो मार्च के महीने में लगभग 31 मार्च का ये आंकड़ा मैं आपको दे रहा हूँ। उस समय हमारे देश के अंदर जो केसेस थे वो 5.8 यानी कि 5,80,000 एक्टिव केसेस थे। लेकिन ठीक 10 दिन के अंदर अब डबलिंग हो रही है केस की। अब जो कोरोना का आंकड़ा है वो 20 लाख को पार कर चुका है और 1.5 करोड़ से ज़्यादा मरीज इस वायरस की चपेट में आ चुके हैं। हमारे देश की स्थिति देखिए। और यदि मैं वैक्सीनेशन की भी बात करूं दोस्तों, हमारे देश की आबादी काफ़ी विशाल है, यानी कि 1.25 अरब से ज़्यादा की जनसंख्या हमारे देश में निवास करती है। लेकिन जो टीकाकरण हुआ वो टीकाकरण केवल 5.7% आबादी का ही हो पाया है। यानी कि आप
ये अंदाज़ा लगा सकते हैं। और वहीं पर यदि विकसित देशों की बात की जाए, अमेरिका हो या इंग्लैंड हो, उनके यहाँ 32 से 45% तक, यानी कि एक मोटे तौर पर यदि मैं आंकड़ा दूं तो 30% से ज़्यादा वहाँ पर वैक्सीनेशन किया जा रहा है, वहाँ पर वैक्सीनेशन हो रहा है। लेकिन हमारे देश के भीतर वैक्सीन सप्लाई करने की होड़ लगी, और यहाँ तक कि जो रेमडेसिविर की इस वक्त में किल्लत चल रही है, उसके पीछे भी कहीं ना कहीं हमारी ही लापरवाही है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट बताती है कि दिसंबर से फरवरी के बीच में इसकी जो आपूर्ति थी या इसका जो निर्माण करने की जो गति थी वो काफ़ी कम हो गई थी। और एक तरीके से उस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि दिसंबर से फरवरी के बीच में जब हमारे देश में ये कहा गया कि हमने कोरोना को मात दे दी है, हम कोरोना वॉरियर्स हो गए हैं, कहीं ना कहीं वही ये वक्त था जिस वक्त में वायरस ने भी रफ्तार पकड़ी और दूसरी लहर इतनी खतरनाक रूप में हमारे सामने आ रही है कि हमें बचना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। उस दौर में ही इसका जो इस दवाई की जो निर्माण की जो प्रक्रिया थी वो धीमी कर दी गई। और दोस्तों, इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रदेश के अंदर जो हालात है वो तो मैंने आपको बताया। इसके अलावा यदि महाराष्ट्र जैसे राज्यों की भी बात की जाए तो महाराष्ट्र में इस वक्त जो ऑक्सीजन की जो आपूर्ति है वो लगभग 1200 टन के करीब वहाँ पर आपूर्ति की जा रही है। लेकिन महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री लगातार इस बात का जिक्र कर रहे हैं, इस बात को वो कह रहे हैं कि आने वाले समय में यदि हालत यही रही तो हमें लगभग 1500 से 1600 टन के करीब ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। और इसके अलावा दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जहाँ पर भी जिस भी हॉस्पिटल के अंदर महाराष्ट्र में 50 से ज़्यादा बेड हैं, वहीं पर सरकार ने निर्णय लिया है कि ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किया जाए। ऑक्सीजन प्लांट का मतलब है कि जो अस्पताल है वो आत्मनिर्भर बन सके, यानी कि वो खुद ही इस ऑक्सीजन का निर्माण हॉस्पिटल्स के अंदर हो सके। और इसके अलावा दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे देश के अंदर इस वायरस के बीच में एक वायरस का जो दूसरा जो स्टेज है, जो दूसरा स्थान है जहाँ से वायरस फैलती है, वो धार्मिक स्थल भी हमारे देश के अंदर लगातार अपनी गतिविधि को बड़ी चरम सीमा के साथ अंजाम देते हैं। हमारे देश के अंदर कुंभ का स्नान चल रहा है। हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि जो लोग मर रहे हैं वे भी किसी के अपने हैं। हमें तो केवल कुंभ स्नान में अपने तथाकथित पाप धोने के लिए कुंभ जाना है। ईश्वर का उन लोगों को साक्षात्कार करना है। वे लोग ये नहीं समझते कि स्नान करने से केवल शरीर की शुद्धि होती है, विचारों की नहीं। विचारों को शुद्ध करने के लिए हमें आत्मबल की आवश्यकता है। हमें खुद का आत्मनिरीक्षण और आत्मविश्लेषण करने की आवश्यकता है। दोस्तों, हमारे देश के अंदर बहुत से ऐसे स्थान हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिन पर यदि चर्चा की जाए तो वास्तव में स्थिति काफ़ी भयावह नजर आएगी और भारत के समाज का एक ऐसा स्वरूप हमारे सामने आएगा जिसे देख करके वास्तव में डर लगता है, बेचैनी होती है। क्या हम उस 21वीं सदी में जी रहे हैं जहाँ पर धार्मिक अनुष्ठान मानव जाति से, मनुष्य की सुरक्षा से बड़े हो गए हैं? क्या हम उस देश में जी रहे हैं जहाँ पर राजनीतिक पार्टियों के निजी हित और चुनाव इतने बड़े हो गए हैं कि हमें ये फर्क नहीं पड़ रहा कि यहाँ से ये वायरस किन किन लोगों को और कितनी बड़ी मात्रा में लोगों को, कितनी बड़ी संख्या में लोगों को ये चपेट में ले रहा है। इससे अर्थव्यवस्था को कितनी बड़ी हानि होगी, कितने लोग इस सारी समस्या के कारण बेरोजगार होंगे। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे देश में लगभग 12,000 के करीब सिनेमा घर है और उन 12,000 सिनेमा घर है और लगभग मुंबई महाराष्ट्र जैसे राज्य में 1200 के करीब जो आंकड़े बताते हैं उस सिनेमा घर है। लेकिन इस पूरे कोरोना काल में यदि फिल्म इंडस्ट्री की मैं बात करूं तो 8,000 करोड़ का प्रत्यक्ष तौर पर नुकसान हुआ, यानी कि जो डायरेक्ट तौर पर जो नुकसान हुआ वो लगभग 8,000 करोड़ रुपए के करीब का है। इसके अलावा जो अप्रत्यक्ष नुकसान हुआ, अप्रत्यक्ष नुकसान से आप समझ जाइए जो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग थे, जिनके कारण फिल्म इंडस्ट्री जिन लोगों को रोजगार देती थी, यानी कि जिन लोगों को फिल्म इंडस्ट्री के कारण रोजगार मिलता था, वह लोग भी इस कोरोना काल में, इस महामारी के काल में, इस महामारी के वक्त में इस सारी व्यवस्था के ठप हो जाने के कारण बेरोजगार हो गए।
क्या उन लोगों की पीड़ा हमें दिखाई नहीं दी? दोस्तों, हमारा देश इसीलिए तो अजीब है कि यहाँ लोग तभी जागते हैं कि जब उनके खुद के हृदय में कोई जख्म होता है। दूसरे के जख्म को यहाँ पर एक मजाक के तौर पर लिया जाता है। हम दूसरे की मुसीबतों से एक खिलौने की तरह खेलना पसंद करते हैं, उसका उपवास उड़ाना पसंद करते हैं। और यहाँ तक कि दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे देश में स्थिति ऐसी हो चुकी है कि यदि बड़े बड़े रसूखदार लोग भी सिफारिश करते हैं, तब भी जाकर के आज हमारे यहाँ भर्ती नहीं किया जा रहा है कोरोना मरीजों को। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री है ब्रजेश पाठक जी इस बात का जिक्र करते हैं कि योगेश प्रवीण, जिनकी 11 अप्रैल को कोरोना वायरस के कारण मौत हुई, आप सभी उनसे वाकिफ होंगे, वो पद्मश्री से भी सम्मानित थे, उनको भी उपचार नहीं दिलाया जा सका। आप समझ जाइए स्थिति कि जब एक मंत्री गुप्त रूप से ये पत्राचार करता है, उत्तर प्रदेश सरकार के जो विशेष सचिव है उनसे ये पत्राचार हुआ कि हमारे यहाँ स्थिति इतनी बदतर हो चुकी है कि मैंने कई बार सीएमओ से बात की कि इन व्यक्ति को, इस इतिहासकार को उपचार दिलाया जाए, लेकिन उपचार नहीं दिलाया गया। जब बड़े लोगों की ये हालत है तो आप समझ जाइए कि जिन लोगों का रसूख नहीं है उनकी क्या स्थिति होगी, उनका उपचार आखिर कैसे होगा? क्या वे लोग सड़कों पर ऐसे ही मरते रहेंगे? आप लोगों ने कई वीडियोस देखे होंगे जिनमें जिला अधिकारी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हमारे यहाँ स्थिति इतनी बदतर हो चुकी है कि लोग सड़कों पर मर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, हमारा देश तो एक अजीब देश है। यहाँ पर कुंभ का स्नान हो सकता है, यहाँ पर राजनीति हो सकती है, यहाँ पर आईपीएल जैसे आयोजन हो सकते हैं। और मैं आयोजन का विरोध नहीं करता, लेकिन जो मैं विरोध यहाँ पर कर रहा हूँ वो दर्शकों की संख्या को लेकर है। और दर्शकों की संख्या के पीछे भी कहीं ना कहीं एक लॉजिक है, क्योंकि आईपीएल के जो आयोजक हैं वो यही तो चाहते हैं कि दर्शक अधिक से अधिक संख्या में आए ताकि आयोजन सफल हो। सफल का यहाँ पर मेरा तात्पर्य है पैसे से, क्योंकि कोई भी आयोजन तभी सफल होगा जब बड़ी संख्या में दर्शक आएंगे, टिकट्स लेंगे और मैच देखा जाएगा। इसके बाद क्या होगा आप सभी जानते हैं, संक्रमण दूर दूर तक काफी तीव्र गति से फैलेगा, हम उसे रोक नहीं पाएंगे और फिर वही वाक्य दोहराएंगे, अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। हमारा खेत तो चिड़िया चुग चुकी है, हमारी भूमि बंजर हो चुकी है। आप उस दौर को याद कीजिए जब हमारे देश के अंदर संक्रमण थोड़ा कम था, किस तरीके से लोगों ने लापरवाही बरती। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भी किस तरीके से वनडे मैचेस के दौरान, 2 वनडे मुकाबलों के दौरान लगभग 1,30,000 के करीब दर्शकों ने वो मैच देखा। और उन 1,30,000 लोगों में से आप देखिए कि कितने लोगों ने मास्क लगाया हुआ था। फिर वहां से वायरस किस तरीके से ट्रांसप्लांट हुआ, किस तरीके से हम काल का ग्रास बनते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं इन सभी के लिए हम भी जिम्मेदार हैं, इसके अलावा इस सिस्टम में जिम्मेदार है, क्योंकि सिस्टम की ये जिम्मेदारी है कि जनहित के लिए जन कल्याणकारी कदम उठाए जाए। दोस्तों, आज एक अजीब सी पीड़ा मन में हो रही है, एक अजीब सी हिचकिचाहट मेरी वाणी में हो रही है कि हम कैसे देश में जी रहे हैं जहाँ पर धार्मिक अनुष्ठान, तमाम मनोरंजन के साधन चलते ही रहेंगे। बंगाल में 5 चरण का चुनाव संपन्न हो चुका है, बड़ी बड़ी रैलियां हुई, बड़े भारी आयोजन हुए, खूब प्रचार हुआ, खूब जोर शोर से प्रचार हुआ। और उसके बाद अब छठे चरण में आकर के, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, छठे चरण में आकर के अब प्रधानमंत्री ने यह कहा कि उनकी कोई बड़ी रैली अब बंगाल के अंदर नहीं। अब समय निकल जाने के बाद पश्चाताप करने से क्या लाभ, वही वाक्य आता है, समय निकल चुका है, हम केवल लकीर पीटते हुए नजर आ रहे हैं। सांप के निकल जाने पर यदि लकीर पीटते हैं तो उससे कुछ हासिल नहीं होता। आप समझ जाइए मेरे इस वाक्य से मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इसके अलावा दोस्तों, स्थिति तो बड़ी दयनीय है ही, इस पर निश्चित तौर पर विराम लगना चाहिए। निश्चित तौर पर इससे हमें यदि बचना है तो हमें एकजुट होकर के पूरी संकल्प शक्ति के साथ इस महामारी से लड़ना होगा, सरकारी स्तर पर भी, सामाजिक स्तर पर भी, और अपने मनोरंजन के जो स्रोत है
उन्हें हमें सीमित करना होगा, क्योंकि यदि हम सुरक्षित हैं तभी मनोरंजन है, अन्यथा ये साधन हमारे किसी काम के नहीं। दोस्तों, सुरक्षित रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार, मेरे इस वीडियो में इतना ही।